हाय दोस्तों, गेसु संवाद में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, गेसु संवाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन के जो एलुमनाई हैं, जो पूर्व विद्यार्थी हैं, उनका एक प्रयास है। और हम इसमें गेसु से निकले हुए जो अचीवर्स हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो कंपनियों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, या जो उद्यमी हैं, ऐसे सभी दोस्तों को आपके साथ लाते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। मैं हूं पुनीत भटनागर और आज मेरे साथ हैं श्री अतुल जैन सर। श्री अतुल जैन की खास बात यह है कि बड़ा काम करने के लिए इन्होंने उज्जैन को ना छोड़ा। इन्होंने कहा मैं तो जो करूंगा उज्जैन में रहकर। एक तरह से मैं कहूंगा कि ये उनकी जिद है। और इस जिद में वो कितने कामयाब हुए, ये आज हम जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो अतुल जैन सर, आपका स्वागत है गेसु संवाद के इस मंच पर। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो मैं तो इसकी आपकी संवाद टीम का फाउंडर मेंबर ही मानता हूँ, खुद को हूँ भी। और थोड़ा सा मेरे को अनफेयर लग रहा है कि मैं आज एक प्रेजेंटर के रोल में हूँ, स्पीकर के रोल में, रादर देन एक आपकी होस्ट आपकी तरफ से होना चाहिए था। बट जैसा आप लोगों की सोच थी तो बहुत अच्छा। एंड हाय टू एवरीवन who is live with this on this webinar. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में जो लोग हैं हमारे साथ, उनके अलावा ये गेसु संवाद का जो हमारा पेज है उस पर भी लाइव हो रहा है, और उज्जैन वाले ग्रुप पर भी लाइव हो रहा है। उज्जैन वाले ग्रुप के बारे में भी आप जानते हैं, वहाँ के भी आप एक सक्रिय सदस्य हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए, और उज्जैन वाले ग्रुप का एडमिन होने के नाते भी मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज उज्जैन की एक हस्ती को अपने साथ पा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। और दो उज्जैन वालों की ये बातचीत उज्जैन वालों को भी जरूर पसंद आएगी। तो अक्सर होता ही है अतुल सर कि हम जो स्पीकर्स आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनको मेहमान बोलते हैं, हालांकि हमारे अपने होते हैं। उनसे हम कहते हैं कि चलिए वापस एक बार उज्जैन चलते हैं, यादों की गलियों में उज्जैन जाते हैं। पर यहाँ तो आप खुद उज्जैन में हैं। तो पुनीत जी, आपसे बात करने के पहले बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि आधे देश ने तो आपका नमक खा रखा है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, पूरे देश ने, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं पहले कि देश का नमक, टाटा नमक एक स्लोगन था, बहुत पॉपुलर हुआ, काफी चला। तो पुनीत जी वाज द ब्रेन बिहाइंड दैट। तो दैट्स वेरी कमेंडेबल। उज्जैन से आपके जैसे लोग निकले हैं। सिटी इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। लेकिन आज की ये कहानी आपके बारे में है। अच्छा। तो फोकस आप पर ही रखेंगे जी। तो ये बताइए कि उज्जैन, तो क्या आपकी कहानी कहाँ से शुरू करें? आपकी कहानी उज्जैन से शुरू होती है? जी बिल्कुल, मेरा तो बर्थ यहीं का, उज्जैन का। तो उज्जैन से चालू कर सकते हैं। और हालांकि पहले अगर देखा जाए तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और फादर लाहौर से माइग्रेट होके ऐसा रिफ्यूजी उज्जैन आए थे। अच्छा। और उसके बाद एक बहुत छोटा सा बिजनेस चालू किया था वहाँ। रबर मिल्स थी हमारी, वी वर बिग इम्पोर्टर्स। बट यहाँ पूरा हैंड टू माउथ, बिल्कुल फिल्मी स्टोरी टाइप। और हम लोगों ने अभी एक बुक भी फैमिली पे इंटरनली रिलीज की है, सो काफी सारे इनसाइट्स लोगों के कंट्रीब्यूट हुए। उससे उन्होंने फिर बिजनेस सेट किया। एक सीख मेरे को उनसे मिली थी, जो मेरे को बाद में भी काम आती रही, कि उन्होंने अवसर तलाशे नहीं, उन्होंने अवसर निर्मित किए फैमिली के लिए। तो वो मेरे को हेल्प करता रहा बाद में।
मैं समझ सकता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का जो बीज आया है, जी ये कहीं ना कहीं पूछते नहीं है। जी जी क्योंकि अपनी जमीन, अपनी जड़ों को छोड़कर वो कहाँ से, लाहौर से आए थे। जी जी। तो पाकिस्तान। लाहौर से चलकर उज्जैन तक आना, करें। और फिर एक नया बसेरा बसाना, और अपना व्यापार जमाना, जबकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो ये निश्चित ही अ, बड़ी उद्यमिता मांगता है। बहुत सारे लोग थे जिनके साथ ऐसा हुआ था। हाँ हाँ जी। हाँ। तो अब मुझे बताइए कि वो तो बीज थे, आपका पौधा उज्जैन में पनपा, यही आपकी बर्थ हुई। जी। तो आपके जो शुरुआती दिन थे, जो स्कूल के दिन थे, वो कैसे थे? स्कूल में मैं सेंट मेरीज उज्जैन में पढ़ा हूँ थ्रू आउट। हम्म, और हम्म, काफ़ी एक्टिव लाइफ रही। हम्म, बहुत हम्म, बहुत सारी चीज़ों में मैं सिक्स्थ ऑनवर्ड पार्टिसिपेट करता रहा। हम्म, डिबेट, ड्रामा, स्पोर्ट्स, अच्छा। बास्केटबॉल टीम में था स्कूल के। हम्म, एकेडमिकली नाइन्थ से ठीक होना चालू हो गया। अच्छा। और फिर ठीक रहा। हम्म, और उसमें सेक्रेटरी और हाउस कैप्टन भी रहा स्कूल में। क्या बात है। अब फाइनल करियर मैंने जैसा कि सब लोग जो इंजीनियर के एस्पिरेंट होते हैं वो आईआईटी की तैयारी करना चालू करते हैं। तो मैंने भी ट्वेल्थ में हम्म, लगभग चालू कर दी। उस समय गेसू में हम्म, एडमिशन हो गया था लकीली। एडमिशन लेके अच्छा। और मैं तैयारी कर रहा था कि आईआईटी की तैयारी करता रहूं। हम्म, और फिर उस समय एक आई सर्जन थे उज्जैन में। मेरे को एक बड़ा मजेदार किस्सा है, ताकि वो आई हम्म, सर्जन उज्जैन में डैडी के बड़े क्लोज फ्रेंड थे। अच्छा। उनका डॉक्टर खैर, उनका सन भी आईआईटी में पढ़ रहा था। तो उन्होंने डैडी को हम्म, बोला कि तैयारी करना तो ठीक है, पर जब एक बार एडमिशन हो जाएगा तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे ही सोने को मिलेगा और दिन हाँ, और रात पढ़ाई होगी। अब मेरे को हाँ, थर्ड स्टैंडर्ड से चश्मा लगा हुआ है। अच्छा। तो दोनों ने कंक्लूड किया कि चश्मा बहुत मोटा हो जाएगा एंड इट्स नॉट हम्म, वर्थ टेकिंग दैट रिस्क। हम्म, तो वो आईआईटी छोड़ के हम्म, उसकी प्रिपरेशन, वो मिड हम्म, सेशन मैंने गेसू ज्वाइन कर लिया फर्स्ट ईयर में। ओके। एक इंटरेस्टिंग फायदा ये हुआ कि इससे हम्म, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो गया कि हम्म, सारे एग्जाम जो मैंने दिए हैं वो पास हुए हैं। एक एग्जाम शायद जिसमें मैं फेल होता, वो मेरे को देने का मौका ही नहीं दे, देने का मिला। मौका ही। ओके, ओके, इस तरह से गेसू में आ गया। ओके। तो स्कूल में डिबेटिंग वगैरह करते थे, बास्केटबॉल खेलते थे। हाँ, और आपकी टक्कर का नहीं था, पर सर डिबेटर मैंने तो कहा आप बहुत अच्छा। ठीक है। मैंने सो कहा ना, कहानी आपकी है आज। ओके। तो कैमरा मुझे उस तरफ ही रखने दी। तो और उसके बाद आप गेसू में आए। जी। आ, गेसू तो के जो आपके शुरुआती एक्सपीरियंस है, वो जरा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फर्स्ट ईयर में मिड सेशन आया। हम्म, सबसे बड़ा थ्रेट होता था उस समय रैगिंग का। हाँ। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर और बीच में आया, तो अभी ऐसा लगा कि यार अब तो अपन अकेले ही बच गए। हाँ, सो बाकी सबकी तो हो चुकी है। तो सैटरडे को हम्म, रैगिंग ज्यादा होती थी, हम्म, क्योंकि आधे दिन छुट्टी होती थी, सब लोग फ्री होते थे। हम्म, हम्म, तो हम्म, मैंने सैटरडे बाइसिकल से जाना चालू किया। तो हम्म, खेतों से, पगडंडी से बाइसिकल से जाता। हम्म, केमिस्ट्री लैब, आप लोगों को ध्यान हो तो हम्म, केमिस्ट्री लैब के पीछे सीढ़ियों में हम्म, बाइसिकल छुपा के और चुपचाप सीढ़ी चढ़ के ऊपर क्लास में बैठ जाता पीछे ओके। चुपचाप। हम्म, तो ये चलता रहा, 2 महीने हम्म, निकाल लिए हम्म, इसी तरह। हम्म, फिर हम्म, हम्म, सीनियर्स तो सीनियर थे। तो हम्म, एक दिन किसी ने पकड़ के पूछा कि यार तुम्हारा नया एडमिशन हुआ क्या? हम्म, हम्म, मैंने कहा हम्म, नहीं सर, मैं तो हूँ काफी समय से। हम्म, फिर प्रश्नोत्तरी चालू हो गई। हम्म, तो यस सर, नो सर, यस सर, नो सर करके जो परिपाटी है, हम्म, और जैसे तैसे हल्की फुल्की रैगिंग से वो समय निकाला।
बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये होता था, एक बहुत इम्पोर्टेंट फायदा होता था उस समय के इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को। हम लोग आज सब लोग बताते हैं, आप भी आपके मोटिवेशनल स्पीच में बोलते हैं या दूसरे लोग बोलते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। तो हमारे पहले 2 साल तो कंफर्ट जोन का तो होता ही नहीं था, कॉन्स्टेंटली डिस्कम्फर्ट जोन होता था। डिस्कम्फर्ट जोन होता था, यस। तो उसने एक बड़ी फाउंडेशन सारे गेसू के एलुमनी में डाल दी होती है कि दे आर वेरी केपेबल टू हैंडल एनी एडवर्सिटी। ये बात सही है। जब हम पलट कर देखते उस वक्त तो बहुत डर लगता था। जी। वो हाथ में फाइल दबा के तीसरे बटन पर नजर गड़ा के सब लाइन से चलते थे, उस वक्त बड़ा अजीब लगता था। लेकिन अब कभी कभी लगता है कि शायद उसका भी कोई शायद उसका भी कोई योगदान हो सकता है जिंदगी में। तो बिल्कुल, आपका डर आपके अंदर से निकल चुका होता है। हाँ, और बहुत सारी चीजें हैंडल करने की एबिलिटी आ जाती है। श्योरली। तो वहां पे आप बच गए किसी तरीके से, एक तरह से। नहीं, हल्की फुल्की तो हुई रैगिंग और बच हल्की गए। तो और उसको बचना ही बोलेंगे, हल्की फुल्की हुई तो उसको बचना ही बोलेंगे। क्योंकि पर दोस्ती अच्छी हो गई उस सीनियर के ग्रुप से। ओके। मेरे को फिर एक फायदा ये मिला कि थर्ड ईयर, पहले 5 ईयर डिग्री कोर्स था, तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर जूनियर माने जाते थे, दोनों की रैगिंग होती थी। थर्ड ईयर से आप एक सीनियर कहलाने के लायक होते थे। तो सेकंड ईयर के एंड में उस ग्रुप ने मेरे को बोला, एक ये फायदा भी हुआ कि इतनी दोस्ती हो गई कि उन्होंने ऑफर किया कि आप कॉलेज इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप जनरल सेक्रेटरी के लिए रन करोगे क्या? तो मैंने तो मानना ही था। दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव थ्रू आउट द ईयर। सो हमने जनरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन के लिए कैंडिडेचर भर दिया। हमारे कॉलेज में गेसू में इलेक्शन बहुत कम समय हुए हैं। या तो मोनोपोली चलती रही, डायनेस्टी, वो भी काफी रिस्पेक्टेबल है, और या फिर गवर्नमेंट ने यदा कदा बंद करती रही इलेक्शन। तो कुछ साल इलेक्शन बड़े जोरों से हुए, और इलेक्शन इतना इंटरेस्टिंग टाइम होता था कि उसमें सारा फिल्मी मसाला होता था। एक्शन, ड्रामा, फाइट सीन, किडनैपिंग, दंगे, सब कुछ होता था उसमें। यस यस यस। खाली देखें तो रोमांस नहीं होता था हमारे कॉलेज में। लड़कियां कम, हाँ लड़कियां मिस किया लगता है। मैंने नहीं, सभी उस पीरियड के लोगों ने, कि लड़कियां कम होती थी और एक लड़का किसी से बात करने जाता था तो 20 लोग आसपास या तो देख रहे होते थे या सुन रहे होते थे। मोबाइल थे नहीं, तो बड़ा ये छोड़ के काफी इंटरेस्टिंग टाइम होता था। तो एक तरह से उस इलेक्शन ने भी आपको मजबूत बनाया मेरा ख्याल है, क्योंकि थर्ड ईयर में भी थे तो जूनियर ही, और उसके बावजूद इलेक्शन में खड़े हो गए, और तो वो दौर आपने देखा, आप जीत भी गए। जी जी, आप जीत भी गए। तो जीतने के बाद आपने कुछ काम किया होगा कॉलेज के लिए? हाँ, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो कॉलेज की उस समय की हमारा कल्चर था कि इलेक्शन में तो बिल्कुल डू और डाई सिचुएशन हो जाती थी, पूरा धमाल होता था, ग्रुपिज्म हो जाता था एक्सट्रीम लेवल पे। पर एक बार इलेक्शन खत्म होते थे, और ये लगातार सालों साल चलता रहा, इलेक्शन एक बार खत्म होते थे तो सब एक हो जाते थे। एक ट्रीट होती थी उसी दिन, सब लोग एक दूसरे के गले मिल लेते थे, और इंजीनियरिंग यूनिटी जिंदाबाद के नारे उसी दिन लग जाते थे। तो पैनल्स अलग अलग छोड़ छाड़ के सब इकट्ठे हो जाते थे। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसने क्लाउड हमारे कॉलेज के उस समय के स्टूडेंट्स को पूरे शहर भर में दिया। सही बात। तो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े रिस्पेक्ट से देखे जाते थे, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या पॉलिटिशियंस के द्वारा। और मजेदार एक चीज ध्यान में आती है कि कई बार तो शहीद पार्क पे हम लोगों की शहीद पार्क पे शॉप होती थी, कुमार स्टोर्स के नाम से। मैं वहाँ बैठा करता था, लगातार 2 घंटे रोज दिन में शाम को वहाँ पे बैठता था। लर्निंग भी होती थी, ग्रैंडफादर को रिलीव भी कर पाता था। और नीचे सारे दोस्त शहीद पार्क की जगह थी जहाँ इकट्ठे होते थे,
और तो मैं शॉप से दोस्तों के बीच, दोस्तों से शॉप के बीच ये चला करता था 2 घंटे। तो पुलिस के सीएसपी भी आते थे कई बार और बोलते थे कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स का विजिट है यहाँ पे, यहाँ से निकलने वाले हैं, तो आप प्लीज 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हमको रास्ता दे दीजिए। इतना रैपो और इतना मजा रहता था उस समय। नहीं, अब तो मेरा एक सवाल जो था, जी तो सवाल ये था कि आप जीत गए, हाँ, उसके तो बाद आपने क्या कॉलेज के लिए क्या किया? क्या किया उस समय जीतने के बाद मैं रवि मंगल साहब, कई सारे लोग हम चीफ मिनिस्टर से मिलने गए और चीफ मिनिस्टर मोतीलाल वोरा थे उस समय। उनको एक चार्टर ऑफ डिमांड रखा, बहुत 10 पॉइंट रख दिए, मतलब पूरा सरकार का खजाना हमको ही चाहिए ऐसा मानते हुए 10 पॉइंट्स दे दिए। उनको इनवाइट भी किया उस सेरेमनी में। किस्मत की बात है, आ भी गए, उन्होंने एग्री कर लिया। तो उस सेरेमनी में वो आए और उन्होंने ये गर्ल्स हॉस्टल और बाउंड्री वॉल और लैब का उत्थान, ये 3-4 चीजें, लैब काफी इम्प्रूव की थी, तो काफी फंड दिए। उसी साल उन्होंने फंड्स दे भी दिए, काम चालू करा दिया। मेरे को इस हॉस्टल के बाद से एक और मजेदार चीज याद आ रही है कि मेरे को ध्यान है, मैं स्टेज पे बैठा हूँ, विट्ठल भाई पटेल उस समय टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो जो गीतकार जो थे। जी जी बिल्कुल, आप सही, वो गीतकार थे, कई फिल्मों में गीत लिखे उन्होंने उस समय में, और हमारे टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। साथ में बैठे हुआ हूँ मैं उनके, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने आपकी काफी सारी डिमांड्स मान ली है और सीएम साहब अभी अनाउंस करेंगे और ये करेंगे। फिर उन्होंने इमीडिएटली मेरे से पूछा कि आपके कॉलेज में लड़कियां कितनी है, ऑडियंस में तो दिख नहीं रही। तो मैंने कहा अच्छा, वो यही सोच रहे थे कि अनाउंस करेंगे तो तालियां बजाने वाले लोग भी तो होने चाहिए। तो मैंने बोला कि सर 10। तो बोले नहीं, मैं आपकी क्लास में नहीं पूछ रहा, कॉलेज की बात कर। तो मैंने कहा सर 10। तो उनका मेरे को चेहरा अभी भी याद है, वो ऐसा फटे आंखों से मेरे को देखने लगे और बोले यार तुम क्या करते हो, तुम क्या डिमांड लेके आ गए। मतलब वो सोच रहे थे कि हम भोपाल से यहाँ आ क्यों गए, हम कर क्या रहे हैं। 10 लड़कियों के लिए एक हॉस्टल बनाना है। हॉस्टल बना रहे हैं। बड़ा विचित्र सा उनका हाव भाव थे, फिल्मों से उनका रिलेशन रहा है। सो उस समय एक प्रेजेंस ऑफ माइंड ने लकीली मेरे को हेल्प किया और मैंने उनको बोला कि सर लड़कियां इसलिए भी नहीं आती हैं कि हॉस्टल है नहीं, सिटी में भी प्राइवेट हॉस्टल्स का कल्चर नहीं है, तो ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो ये डिमांड हमारी पूरी हॉस्टल से निकल के आई थी, मैं तो लेके गया था। तो अब मतलब एक पॉलिटिशियन की एक खासियत होती है कि पहले कैसे उनको बड़ा अजीब लग रहा था कि ये क्या है, उन्होंने इमीडिएटली इस बात को पिक कर लिया और इसके सपोर्ट में आ गए और स्पीच में कवर कर लिया उन्होंने इसको कि हम ये ऐसा करेंगे तो एडमिशन्स बढ़ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो काफी, मेरे ख्याल से काफी समय बाद हम चीफ मिनिस्टर को उस सेरेमनी में ला पाए थे, काफी सारे फंड्स उस समय आए थे। वो छोटा मोटा काम हुआ और छोटे छोटे कुछ कई चलते रहे। तो उसके बाद तब जॉइंट सेक्रेटरी थे, बाद में प्रेसिडेंट भी बने कॉलेज के। मेरे ख्याल है उस दौर के बारे में लोगों को पता ही है कि अब कॉलेज में थे। लेकिन अब कॉलेज से निकलने के बाद जब फाइनल ईयर में आ जाते हैं, तब सब लोग आगे जिंदगी में क्या करना है ये सोचने लगते हैं। तो उस दौर में आपके साथ क्या हुआ, ये जानना मैं जरूर चाहता हूँ, और हमारे सब जो साथी जानना चाहते हैं कि आप अगर टॉपर थे, अगर नहीं टॉपर ही थे, यू आर ए गोल्ड मेडलिस्ट, तो उसके बाद आप कहीं पढ़ने के लिए विदेश क्यों नहीं गए या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं गए? ये सवाल जरूर आपके साथियों के दिमाग में भी आया हो। बिल्कुल। सो फाइनल ईयर में उस समय तो सबसे अच्छा यही रहता था कि विदेश जाया जाए। मेरी भी, मतलब आपने शायद मन को पढ़ लिया या आपको उस समय का पता है, मेरा भी एडमिशन यूसीबी में हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली, और स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन हो गया। जाने की पूरी तैयारी थी।
अब मतलब पूरा फोकस वही था, उसकी वजह से कैंपस भी नहीं दिए, क्योंकि बड़ी फ्रेटर्निटी रहती है कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स में कि भाई आप अगर इंटरव्यू फेस करोगे तो चांस एक दूसरे का बिगड़ेगा, तो सबको क्लियर है किसको क्या करना है, वो उतना भर ही करता है और बाकी सब फील्ड दूसरों के लिए छोड़ देता था। बर्कली के जाने की तैयारी थी, तब उसी समय मेरे एक छोटे अंकल है, वो आईआईटी कानपुर के टॉपर थे, उन्होंने वहां पढ़ाई की, जॉब करी, और उसी दौरान उन्होंने एक तैवानीस लड़की, जो बाद में हमारी मतलब हमारी चाची हैं अभी, उनसे शादी कर ली। ओके। अब ये फिर दूसरा सपना धराशायी हुआ, आईआईटी वाला पहले हो गया। आपका सपना क्यों धराशायी हुआ? उन्होंने ताइवानी असल लड़की में कंजर्वेटिव फैमिली है, तो ग्रैंड मदर और ग्रैंड और मदर के बीच में संवाद हुआ। कुल मिला के फादर ने पूछा कि भाई तुम जाके वापस तो आओगे, तो मैंने बोला कि डैड अब जाऊंगा और नहीं आया तो मतलब या तो मेरे को दुख पहुंचेगा या आपको दुख पहुंचेगा, तो ऐसा काम क्यों किया जाए। हाँ, किसी को पता नहीं आगे क्या होगा, ये तो भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। हाँ, ये मैं कह नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ या तो आप तकलीफ में आएंगे या मैं आऊंगा, तो फिर वो I-20 फॉर्म और सपना दोनों ट्रैश हो गए। तो तय किया कि उस मुकाम तक पहुंचो ही मत जब ये डिसीजन लेना पड़े आऊंगा या नहीं आऊंगा। जी जी जी। आपने कहा मैं उज्जैन में रहूंगा, कम से कम इंडिया में रहूंगा, इतना तो तय हो गया। हाँ, इंडिया में रहूंगा। उस समय सोचा ये इंडिया में, जो बाद में धीरे धीरे उज्जैन हो गया। ठीक है, तो अब कैंपस में बैठे नहीं, अपने को तो बाहर जाना है। हाँ। और बाहर आप जा नहीं सके, ताइवान वालों की का इन्फ्लुएंस हो गया, विदेशी हाथ आपकी कहानी में आ गया। तो माइक्रोफोन और वो ऑफ कर दिया है। क्या चीज? आई थिंक किसी को बंद आप कर सकते हैं पुनीत? वो नहीं किया, वो देखो नीचे जो है ना, ये कौन है? अरुण है? कौन है? नहीं। ओके, तो एक विदेशी हाथ आपकी कहानी के बीच में आ गया है, विदेशी हो गया। पर अब उसके बाद आपने क्या किया? क्योंकि अब तो एक तरह से रास्ते बंद थे। नहीं, रास्ते तो कभी भी बंद नहीं होते, एक बंद होता है दूसरा खुलता है। अब मैं टॉपर था, रिकॉर्ड ब्रेकर था यूनिवर्सिटी का, गोल्ड मेडलिस्ट था, तो गजरा गियर्स करके पास में एक इंडस्ट्री थी। मैंने सोचा था कि पहले दिन से मैं जॉब पे रहूंगा, एक दिन भी फालतू नहीं बैठूंगा। पहले दिन उनको लगा कि इसने ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को एज अ जीईटी ज्वाइन करा दिया, तो गजरा गियर्स में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। तो उस जमाने में सब लोग या तो शी सिंथेटिक्स जाते थे या गजरा गियर्स जाते थे। हाँ, बिल्कुल। फिर गजरा गियर में कुछ अच्छे बुरे कुछ अनुभव रहे आपके? एक बड़ा एक उन्होंने एक मशीन इंपोर्ट की थी, बुड्रस बोर एंड ओडी ग्राइंडर, 4-वे ग्राइंडिंग करता था वो। अच्छा। वो मशीन 2 साल से आके पड़ी हुई थी, तो पहले तो 2-4 करीबन 2 वीक तो सब समझने करने में लग गए। फिर वो मशीन पड़ी हुई थी और फंक्शनल नहीं थी। अच्छा। अब मैंने उसके मैनुअल्स उठाए सीनियर्स की परमिशन से, तो बोले बहुत जरूरी है ये चालू हो जाए, मेंटेनेंस में मैं था, तो बोले चालू हो जाए तो अच्छा ही है। मैनुअल्स मोटे मोटे मैनुअल्स थे, पढ़े, कुछ खास काम नहीं था उसमें। दो डिप्लोमा होल्डर फ्रेश इंजीनियर साथ में लिए, सबको पढ़ाने पे लगाए, एक एक चीज चेक करके जोड़ते रहे। 3 महीने लगे, वो मशीन हमने चालू कर दी। पूरे तार कटे हुए आए थे, मतलब किसी को पता नहीं था कि कौन किससे रिलेटेड है। बड़ा बट सिस्टमेटिकली समझ के सीनियर्स हेल्प भी करते रहते थे, जहां फंस जाओ, मतलब जिम्मेदारी आपने ली, हर कोई हेल्प करना चाह रहा था, पर पूरी मशीन को कोई नहीं ओढ़ना चाह रहा था। तो जहां जहां फंसते गए तो देयर वर पीपल हु वर एबल टू गाइड, और उससे आप वो चालू हो गया। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन दिया कि मतलब एज अ फ्रेशर भी मैं वो काम कर सकता हूँ जो या तो समय अभाव के कारण या किसी वजह से 20-20 साल सीनियर्स ने नहीं किया।
फोकस की वजह से। तो मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस शूट हो गया, बड़ी पीठ थपथपाई गई कि यार ये अच्छा कर दिया। तो दैट वाज समथिंग उस जी। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी कहानी में बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मैं लगातार हमारी बातचीत में से कुछ तत्व उठा रहा हूँ और शायद कुछ तत्व मुझे मिल भी रहे। तो अच्छा। कितने साल तक आपने काम किया? नहीं, मात्र 6 महीने। 6 महीने काम, मात्र 6 महीने आपने काम। क्योंकि असल में क्या हुआ कि उधर से वापस जाना आना उज्जैन, एक तो बस सर्विसेज बहुत बेकार थी। बस की सीट के लिए आप आधा घंटा वेट करो, दोनों तरफ ये पॉसिबल नहीं होता था। तो बस का डंडा बीच में पकड़ के खड़े खड़े जाना आना, वैसे ही सो जाना। और उज्जैन का तो सूरज वीकडेज पे देख भी नहीं पाना, ना सुबह ना रात का। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये टॉपर की लाइफ तो नहीं हो सकती, मतलब ये कुछ ये तो नहीं है जो मैं करना चाहता था। तो ठीक है, स्टॉप गैप ठीक है। फिर छोड़ दिया मैंने। और 4 महीने एकदम बेरोजगार घूमता रहा, ढूंढते हुए। मैंने कहा यार अभी तो एक वो जिद थी कि फर्स्ट डे से जॉब होना, वो काम पूरा हो गया। पर आप अनकंफर्टेबल हो गए तभी आप कोई नई चीज ढूंढते हो। तो मैंने छोड़ के और फिर एक्सप्लोरेशन चालू किया कि अब क्या करना है। तब तक ये भी मन बन चुका था कि यार अब उज्जैन में ही रहना चाहिए, अब इंडिया रहना है तो फिर उज्जैन में ही रह लें और यहीं कुछ सोचें क्या करना है। ओके, तो फिर क्या सोचा आप? सो एक्सक्यूज, चाय अब आ गई। तो एक ढूंढता रहा, एक्सप्लोर करता रहा और क्या इंडस्ट्री चालू करनी चाहिए। तब तक फोकस बन गया था कि इंडस्ट्री चालू करना उचित रहेगा, क्योंकि कहीं जॉब कर नहीं सकते उज्जैन में। तो एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट करके साउथ में कंपनी है, TI साइकिल्स उनका ब्रांड है, और बड़े सारे मेटल सेक्शंस वो बनाते थे। तो उनको एक किसी ने यहाँ पे एक छोटी सी मशीन डाली थी जो वैसा ही सेक्शन बनाते थे। अच्छा। एंड उनकी ही कुडंट डू वेल और फैक्ट्री बंद पड़ी थी। ओके। मैंने उसको लीज पे ले लिया। ओके। रिस्क कम है, मंथली रेंटल देना है। मैंने कहा इंडस्ट्री में हैंड्स ट्राई करके देखें चलता है कि नहीं चलता है, नहीं तो वापस शॉप पे बैठेंगे। तो उसको लीज पे लेके चालू किया और उसको रन किया। एक और इंटरेस्टिंग लेसन मेरे को उस समय ये मिला कि हमने जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा था, तो मैंने मार्केट सर्वे किया उससे पहले। साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट, सब दूर चेन्नई तक भाग दौड़ करके के सेक्शन कितना बिकेगा, क्या बिकेगा, एक्स्ट्रापोलेट करते हुए क्या डिमांड है। तो ये बड़ा स्टडी किया और शुरू में तो ऐसी जोश रहते हैं, फॉर्मूले भी पता रहते हैं स्टडी करते हुए। उसके बाद जब हमने उसको रन करना चालू किया तो 3 लोग थे कुल उस इंडस्ट्री में। मैं वाइट कॉलर और छोटी सी थी, और एक बट टेक्निकली अच्छी मिल थी उसके पास, और एक फोरमैन और एक गार्ड कम हेल्पर। इस तरह से 3 लोग 12 घंटे काम करते। तो आपकी जो पहली यूनिट थी एज एन एंटरप्रेन्योर, उसमें वो 3 लोग थे। हाँ, मेरे को मिले थे। आप थे, फोरमैन थे और गार्ड था। गार्ड कम हेल्पर, मतलब वो सामान उठाता था। हाँ। तो उससे चालू किया। 12 घंटे इंडस्ट्री लगातार चलाने के बाद भी मैं भोपाल की आदि मार्केट को भी कैटर नहीं कर पाया। अच्छा। मतलब कहाँ सर्वे हमने जो बुकिश करा था उसमें क्या सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ तक मटेरियल जाएगा, और मालूम पड़ा कि इससे ऊपर ही नहीं आप देख पा रहे हो। तो डिमांड इतनी ज्यादा थी। जनरली हम लोग मतलब डिमांड को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ऐसा मेरा बाद में भी मानना होता रहा। तब का तो वो लेसन था ही। तो जनरली अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। जो लोग बिजनेस में है या एंटरप्रेन्योरशिप में है, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। और आप अपने इतने वर्षों के अनुभव से बता रहे हैं कि बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। और
कहाँ तो पूरे हिंदुस्तान में बेचना था और यहाँ भोपाल का आधा भी नहीं बिक पा रहा था। तो फिर आपने क्या किया? आपने नहीं, फिर वो उसका मार्केट मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। हाँ, और मतलब लेवल ऑफ पीपल जिनसे बात करना पड़ता था, तो मैंने कहा और कुछ ट्राई करते हैं। इस बीच में एक BHEL की एक ऐड आई, दे वांटेड वेंडर्स फॉर स्टैंपिंग्स। ओके। तो BHEL भोपाल से होना था काम, मैं वहाँ गया और मैंने बोला कि आई एम एलिजिबल और मैं सेटअप करूँगा। और आते आते किर्लोस्कर करके फैक्ट्री थी, उनसे भी मिला। मैंने कहा कि मैं स्टैंपिंग सेटअप कर ही रहा हूँ, यू वुड आल्सो नीड, तो आपका क्या डिमांड वगैरह है। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ मालूम पड़ा कि उनकी स्टैंपिंग्स एंड पूरी मोटर का आई थिंक मे बी बाय वेट 40% स्टैंपिंग होता होगा। तो उतना वो दिल्ली से आता था, मध्य प्रदेश में बनता नहीं था। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कहा 15-20 साल से फैक्ट्री है, तो कोई वेंडर ने आसपास फैक्ट्री नहीं डाली और दिल्ली से मटेरियल ला रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। इसका उत्तर मेरे को बाद में जाके मिला, बट पहले फिर मैंने फैक्ट्री का प्रपोज किया, उन्होंने बोला कि हम आपसे शादी कर लेंगे, हमको तो इतनी डिमांड है। एक्चुअली किया भी उन्होंने, और 3 साल तक मेरे पास इतनी डिमांड रही शुरू में कि लंच पे भी हमको रिलीवर्स रखने रहते थे। ओके। तो वो मेरा फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल्फ ओन्ड 7.5 लाख रुपए का लोन लिया MPFC से और उसको चालू किया। तो कहीं ना कहीं जो पहली सफलता मिली छोटी मोटी, उससे उत्साह बढ़ा, थोड़ा साहस बढ़ा और आपने ये लोन लिया 7.5 लाख का जी, किर्लोस्कर के साथ लगातार 3 साल तक बढ़िया काम किया। दैट मस्ट बी फैंटास्टिक। हाँ, बहुत 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 ओके। अच्छा। तो आपने कहा 3 साल के बाद क्या? अच्छा, 3 साल के बाद वो मेरे को उसका उत्तर मिला कि किसी ने अच्छा। यहाँ यूनिट क्यों नहीं लगाई। ओके। तो हाँ। इस बीच में क्या हुआ कि किर्लोस्कर ग्रुप ने एक यूनिट मेरी जैसी टेक ओवर कर ली कहीं महाराष्ट्र में। ओके। और एक सिंगल लाइन लेटर सबको आ जाता है कि सारे ऑर्डर्स वहां डाइवर्ट होने ओके। चालू हो हाँ, जाएंगे। हाँ। तो टेपर डाउन करना था कि एकदम तो होगा नहीं, तो वो हम्म, टेपरिंग डाउन फेस में आ गए और सारे ऑर्डर्स उनके कैप्टिव यूनिट को जाने लग गए। ओके। तब मेरे को तो रियलाइज हुआ कि बाकी लोगों ने, चूंकि कस्टमर एक है, तो इतनी रिस्क नहीं ली, इसलिए कि इसको कुछ हो जाएगा तो हम, और कस्टमर भी नहीं है, एक वेंडर भी तो या तो यू कांट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट जैसा कहते हैं। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। पर इसी बहाने आपको 3 साल कुछ अच्छा काम करने को मिला, कुछ पैसा कमाया, कुछ नाम कमाया, कुछ एक्सपीरियंस हुआ। जी तो अब इस सबको इकट्ठा करके एक बार, तो आपने कहा कि आप परीक्षा में कभी फेल नहीं हुए। जी। पर मुझे लगता है कि जिंदगी में जब आप उद्यम के क्षेत्र में आए तब आपको एक के बाद एक चोट पहुंची। काफी सारी, और मेरे ख्याल हर एक की जर्नी में पहुंचती ही है वो, दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ओके। और उससे लेसन तो देके जाती है। हाँ, तो फिर क्या हुआ ये जब किर्लोस्कर ने शादी भी की तो थी और उसके बाद बिना कुछ बोले धीरे से तलाक ले लिया? अभी पूरा तलाक हुआ नहीं, खिसकना उन्होंने चालू किया। तो हाँ, मैंने मेरी मशीन्स ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बना सकती थी। हाँ। मित्सुबिशी लैंसर उस समय नई कार इंट्रोड्यूस हुई थी अराउंड 97-98, एंड दे वर लुकिंग फॉर वेंडर्स। उनका इंजन लकीली पीतमपुर में बनता था हिंदुस्तान ओके। मोटर्स के साथ। ओके। हाँ, हाँ, तो मैं गया। अब मित्सुबिशी लैंसर को कोई लोग मतलब वेरी सरप्राइजिंगली कोई लोग मटेरियल देने को बहुत ईगर नहीं थे, क्योंकि उनकी अच्छा। वॉल्यूम्स बहुत कम थी। हम्म। तो सब लोग उस समय काइनेटिक होंडा और बजाज टेम्पो जो फोर्स मोटर्स है, इनके पीछे रहते थे, क्योंकि खूब वॉल्यूम रहते थे। अब उनसे मेरे को कुछ कंपोनेंट्स मिले, काफी वो हुआ, डिलीजेंस हुआ उनका, और लकीली इंजन कंपोनेंट्स मिले। ओके, क्या हमारी बात। हमारी पुनीत जी, ऑटोमोबाइल लाइन में लोग बॉडी और शैसी पार्ट पहले बनाते हैं और फिर धीरे धीरे इंजन पार्ट्स ज्यादा एक्यूरेट माने जाते हैं, वो बनाते हैं। तो मतलब फॉर्चुनेटली वो कैपेबिलिटी तब आती है जब आप पहले आपने करेक्ट छोटा मोटा काम कर करेक्ट। लिया। हाँ, हाँ।
कैपेबिलिटी और ट्रस्ट भी। सो अब उन्होंने सीधे इंजन पार्ट्स दिए, काफी एक्यूरेट, उनको चाहिए ही वो थे। तो हमने चैलेंज लिया और इंजन पार्ट्स उनके बनाने चालू कर दिए। तो वैसा हो गया कि मेरा डायरेक्ट फाइनल ईयर में ही एडमिशन हो गया। ओके। अब वो भी वॉल्यूम कम थे, तो वो तो बहुत छोटे वॉल्यूम थे जैसा कि मैंने आपको बोला। फिर हम ग्रेसिम गए, ग्रेसिम पास में, क्योंकि अब उज्जैन में यूनिट डाल दिए तो आसपास ही कैटर करना है। तो हम लोग जो स्टैंपिंग्स बनाते थे वो 10 ग्राम और 40 ग्राम का वेट होता था एक कंपोनेंट। ग्रेसिम के पास जो रिएक्शन वेसल थे वो 6 टन 8 टन ऐसी साइज के, तो स्केल ही डिफरेंट। बड़े डिस्कशन के बाद उनसे एक ऑर्डर ले लिया और ग्रेसिम का काम भी हमने चालू कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा वी कुड स्टे अलाइव, ऐसा सिचुएशन आ गई। तो जब आप छोटे छोटे बनाते थे पार्ट्स, उसके बाद इतना बड़ा टनों में जब बनाना पड़ा, तो कुछ नई स्किल की जरूरत पड़ी होगी, कुछ नया सीखना पड़ा होगा, आपने वो क्रैक कैसे किया? अच्छा, स्किल तो भाई, एक तो उन्होंने बहुत सारी ड्राइंग्स दे दी जो मैं अपने कॉलेज के वो श्याम मनोहर गुप्ता के साथ बैठ के मैंने श्याम थोड़ा मनोहर ग्रेसिम में था, तो मेरे बैचमेट है। अच्छा, तो वो इतना फायदा मिलता है गेसु कनेक्ट का, बिल्कुल। तो उससे कुछ लैंग्वेज समझी, वो लैंग्वेज समझ के फिर मैं पढ़ता रहा। वो फिर चले गया ड्यूटी पे और मैं पढ़ता रहा, स्टडी करता रहा। 16 ड्राइंग्स का, बड़ी ड्राइंग्स का एक सेट था, 1 वेसल, वो लेके पहुंचा मैं जनरल मैनेजर वेंडर डेवलपमेंट के पास। 2-3 फ्लॉस मेरे को समझ में आए, वो मैंने बता दिया उनको मजा आ गया। अच्छा, उन्होंने R&D वालों से कुछ पुराना हिसाब उनका चुकता होना बाकी था, ऐसा मेरे को समझ में आया। उन्होंने फोन पे उठा के जो ब्लास्ट किया उन लोगों को कि तुम कुछ तो भी ड्राइंग बना देते हो और हमको दिक्कत आती है और हमें ब्लेम करते रहते हो, तो बड़ा उनकी भड़ास निकली एंड ही फेल्ट हैप्पी अबाउट दैट। ओके। तो मेरे को बोले कि यार अब तुमको कुछ तो आता है, तो हम आपको एक ऑर्डर देके देखते हैं। तो काफी उनको कन्विंस करने के बाद उन्होंने एक ऑर्डर दिया। अब ये मटेरियल लेके आ गया और जैसा आप बताया कि क्या आपको करना पड़ा, क्या नया स्किल सेट करना पड़ा, तो नए स्किल के लोग तो लाने ही पड़े, सीखना भी पड़ा लोगों से जाके। और एक नाटकर्णी साहब हमारे सीनियर रहे हैं, उनसे भी सीखा। और फिर अच्छा, मजे की बात यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो था नहीं मेरे पास वो टैंक हैंडल करने का। केमिकल इंडस्ट्री वालों को पता है कि टैंक में मल्टीपल रन ऑफ वेल्डिंग होती है। ओके। तो एक आप इमेजिन करिए 3 मीटर डायमीटर का टैंक और मल्टीपल रन होनी है, 6 टन उसका वजन है। तो हम क्रेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिसीट जमा करा के हर रोज बुलाते थे सुबह वो टैंक को। तो उस जमाने में तो उज्जैन में इतनी क्रेनें होंगी भी नहीं, बल्कि एक ही थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, नगर पालिका निगम की एक क्रेन थी। एक मात्र। तो मैंने वो कमिश्नर से बात की तो उन्होंने बोला कि हम आपको वो हमारा फीस का फॉर्मेट है, आप भर दिया करें तो आई अलाउ यू। तो बड़े ऑफिसर्स भी सहज होते थे। तो क्रेन रोज सुबह उसको 90 डिग्री टर्न करके चले जाती थी। और अगले दिन उनको पता था, तो वी हैड टू मैच देयर स्पीड, क्योंकि एक ही क्रेन थी उस समय शायद। क्या बात है। हाँ। बड़ा। और प्रेशर टेस्टिंग करनी है तो इसी तरह रिसीट करवा के वापस म्युनिसिपल कमिश्नर से, और फायर ब्रिगेड उन्होंने अलाउ की तो फायर ब्रिगेड से पानी भर के और फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेस्टिंग बाद में बिल्टअप करके टेस्ट करके। अनबिलीवेबल मतलब क्योंकि आप बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के इतना बड़ा आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया है और उसके बाद भी आप उसको कर भी रहे हो, जो भी रिसोर्सेस हैं अवेलेबल उससे आपने किया। दैट्स ग्रेट। शायद मजबूरी भी थी और रास्ता भी यही दिख रहा था, तो मुझे तो उस समय आसान सा लगा कि यार आसान रास्ता है। अभी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि ठीक है। तो अब तो ग्रेसिम का काम चालू हो गया, किर्लोस्कर का चल रहा था, ये सब चलता रहा लगातार। और तो ये कहीं ना कहीं हमारी उज्जैन के आसपास आप उस वक्त काम करते रहे।
जी। और सीखते रहे, और आपका एक जो क्रिएटिव दिमाग है मेरे ख्याल से वो अप्लाई करते रहे। मुझे एक चीज समझ में आई कि जो भी आपको चुनौती मिली उसको आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि देखिए अगर आपने इंजन पार्ट्स कभी बनाए नहीं है और आपको इंजन पार्ट्स बनाने का काम दे दिया गया तो हर एक के बस की बात नहीं है। कई लोग मना भी कर देते कि ये मेरे बस की बात नहीं है, या आपको इतना बड़ा जो है वहां से किर्लोस्कर से काम मिला और अगर आपने पहले कभी किया नहीं है तो शायद दूसरे लोग मना कर देते, पर आपने कहा कि हम करेंगे। तो आई थिंक आप ये सोच लेते हो कि मैं करूंगा, तो कैसे करूंगा ये बाद में सोचा जाएगा। ये मैं ही नहीं, मेरी टीम भी ऐसी है। Okay. मेरी टीम भी पॉजिटिव सोचती है, और मैंने शुरू में जो लोग जोड़े, क्योंकि बहुत अच्छे लोग तो हम अफोर्ड कर नहीं सकते थे, छोटी सी फैक्ट्री थी, तो ये सोचा कि सबको ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हम कर लेंगे। दे मस्ट बिलीव दैट। जो आज तक मेरी टीम में है, काफी सारे लोग तब से जुड़े हुए हैं, तो वो हमेशा किसी काम को चैलेंज के रूप में लेते हैं, करते हैं। ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूशन टीम का काफी ज्यादा है, और मेरी इंडस्ट्री में किसी को भी नो बोलना है अगर किसी को, तो दे हैव टू रन इट बाय मी। मेरे से अप्रूवल लेके ही वो ना बोल सकते हैं, बाकी ना बोलने का अधिकार हमारे यहाँ किसी को नहीं है। ओके, तो पहले यस बोलना है और कैसे करें ये सोचना है। वेरी गुड। नहीं, साथ में, ऐसा नहीं कि साथ में तो और कोई भी बेसिकली पुनीत जी, अगर दुनिया में कोई भी वो काम कर सकता है तो हमने करना चाहिए। नहीं, ग्रेट। तो यहाँ पे जो बोला जाता है कॉर्पोरेट दुनिया में यसमैनशिप, उसका एक दूसरा पक्ष आज मैं देख रहा हूँ। यसमैनशिप में तो ये है कि बॉस ने जो बोल दिया वो यस सर कर दूंगा मैं, पर यहाँ पे हम एक एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी चैलेंज है तो पहले यस से शुरू करें, पहले यस से शुरू करें। दैट्स ग्रेट। तो अब मुझे बताइए कि ये तो उज्जैन और उसके आसपास की बातें हुई, तो जैसे हमारा आज का इस बातचीत का जो टाइटल है फ्रॉम स्क्रैच टू वर्ल्ड क्लास, तो ये तो बात हुई कि कैसे शुरुआती दौर में आपने ये सब चीजें की। अब जरा ये बताइए कि वर्ल्ड क्लास का ये जो सिलसिला है वो शुरू कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो स्क्रैच पे फिर आते हैं। तो एक स्क्रैच बड़ा और लगा 98 में। ग्रेसिम ने हमको बोला कि आप they were believing that they would get big Chinese order, जो मल्टीपल टाइम्स ग्रेसिम के उनको प्लांट वहां पे देने थे। तो उन्होंने हमसे एक यूनिट सेटअप करने का बोला, तो मैंने पहला लोन तो 7.5 लाख का लिया था, ये लोन 93 लाख का ले लिया सीधे। मतलब क्वांटम जंप करते हुए, बिकॉज एवरीवन बिलीव्ड कि ये होगा। अब उस समय एक बड़ा स्क्रैच लगा, तो ग्रेसिम फाइनली फाउंड के दे हैव लॉस्ट दैट ऑर्डर। मेरी आधी बनी फैक्ट्री किसी काम की नहीं, अगेन वैसा दूसरा कस्टमर नहीं है। किर्लोस्कर ने फाइनली टेपर डाउन करके नील कर दिया था हमारा, और ऑटोमोबाइल रिसेशन में चले गई थी। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं हम? ये 98-99। ओके। सो जी, तो हर तरफ से परेशानियां एक साथ आ गई थी, पूरी परेशानी। जैसा वो मनमोहन देसाई की फिल्मों में होता है ना कि तूफान भी उसी वक्त आता है और मेले में बच्चा भी उसी वक्त बिछड़ता है और उसी वक्त सब परेशानियां आती। ओके, फिर क्या हुआ? तब तक मेरी 4 फैक्ट्री हो चुकी थी, मतलब बहुत बुलिश हो गया था। मेरे को तो लग रहा था कि यार दुनिया में मैं सब कुछ सीख गया हूँ और बड़ी फास्ट राइज है और सब कुछ करना आ गया है बड़ा। तो 4 फैक्ट्री कर ली थी। अब रियलाइज किया कि यार ये तो सब डेट है और काम बिल्कुल है नहीं। उसी समय मेरे पार्टनर्स थे, उन्होंने भी सेपरेट करना डिसाइड किया। ओ माय गॉड, तो सचमुच में ही मनमोहन देसाई की कहानी है। सारी चीजें आ गई। उनसे मेरे अच्छे रिलेशन है अभी, बट समय के हिसाब से अब वो पूरा डेट है सामने। अब एक तो ये बात है कि आप हार मान जाओ, बैंक्रप्सी हो गई है,
अब आपको उसको डिक्लेयर करना है कि नहीं करना है, ये आपको ये डिसीजन आपको डिसीजन लेना है। यस, है ना। अब डिक्लेयर कर लो, आप हार मान लो, तो फिर पता नहीं कहाँ से आपकी लाइफ की शुरुआत होगी। तो वो समय करीबन 2 साल चला। 2 साल। बहुत टफ समय रहा। उसने पूरा अंदर तक हिला दिया। वो गेसु की लर्निंग थी, गेसु की शुरुआती एडवर्सिटी थी, जिसने वो ताकत दी थी कि उसको मैं फेस कर पाया। मेरे ख्याल से कोई सादा आदमी होता तो उसको फेस करने में मुश्किल आती थी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ सर, क्योंकि मैं बहुत एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूँ, कोच जी करता हूँ, मेंटोर जी करता हूँ, और मैंने भी बहुत करीब से ऐसे किस्से देखे हैं, और मुझे पता है कि ये दौर कैसा होता है। और 2 साल एक बहुत लंबा अंतराल है। बहुत तो मैं आपको बधाई देता हूँ, मतलब, और मैं समझ सकता हूँ कि आपके पीछे मतलब किस तरह चट्टान बन के आप खड़े रहे होंगे, आपकी फैमिली खड़ी रही होगी आपके साथ, आपके दोस्त खड़े रहे होंगे, दोस्त कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर इसमें से बाहर निकले कैसे? फिर क्या हुआ कि मैंने लकीली फैक्ट्री बंद नहीं की, जो कि सब लोग एडवाइस कर रहे थे कि यार बंद कर लो, सब सारे खर्चे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, ये हैं वो हैं। मैंने कहा डूब तो गए हैं, अभी इसको लॉस डिक्लेयर करके तो बहुत देयर इज नो टर्निंग बैक नाउ, तो अब इसी में से करेंगे। तो मैंने इंडस्ट्री लकीली बंद नहीं की और अपनी कोर टीम को भी साथ रखा। उनको ऑफर दिया कि भाई आप जाना चाहो तो जाओ, बट दे सेड कि वी बिलीव यू, और दे स्टेड विद अस। तो वो लैंसर की वजह से उसका देखी देखी फोर्ड आ गई 98 में। उन्होंने हमको अप्रोच किया, फोर्ड के कंपोनेंट्स चालू हो गए, दूसरे और छोटे फैब्रिकेशन के जॉब। फिर देन भी हमारी जो कोर टीम थी ना, जब काम नहीं था तो हम सब 12 घंटे काम करते थे। मतलब भिड़ गए थे, सारी टीम भिड़ गई थी कि किसी तरह हमको रिवाइव करना है। मेरे ख्याल से ऊपर वाला भी देखता है कि आपका कितनी मेहनत है, कितनी शिद्दत है, और एक समय बाद तो वो रास्ता दे ही देता है आपको। हाँ, और ऊपर वाला भी जब बाबा महाकाल हो, जिसकी शरण में आप बैठे हो, बिल्कुल तो बिल्कुल जब आपकी जिद हो कि मैं तो उनकी छत्र छाया में ही रहूंगा, बिल्कुल, तो बिल्कुल तो चिंता उनकी हो गई, आपकी बची कहाँ? आपकी बच्ची का। इस दौरान मैंने एक, चूंकि अब मैकेनिकल तो खत्म हो गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था, इसी दौरान एक और डेवलपमेंट हुआ, और आसपास की सारी मैकेनिकल इंडस्ट्री से हम अप्रोच कर चुके थे। सब दूर रिसेशन था, इसी 99 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा, तब वो Y2K चालू हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आईटी में ट्राई करें। अब रहना तो उज्जैन में ही है, अब उज्जैन में ही कुछ करते हैं। तो मैं दिल्ली गया, और एक देवांग मेहता करके सज्जन होते थे, वो काफी फेमस थे उस समय। आईटी टास्क फोर्स के हेड थे वो, गवर्नमेंट के। प्रमोद महाजन मिनिस्टर थे और ही वाज हेडिंग दैट टास्क फोर्स, और नेस्कॉम को के भी प्रेसिडेंट थे। उनकी एक कॉन्फ्रेंस में गया, तो मन में सोच लिया था कि अब आईटी चालू करेंगे। मैं तो इसको प्रेशर वेसल्स को भी नहीं जानता था, इंजन पार्ट को भी नहीं जानता था। तो जितने दूर से इनका दूर का रिश्ता इनसे था, उतना ही दूर का रिश्ता सॉफ्टवेयर या आईटी से था। अब देवांग मेहता जी को मैंने कहा कि मैं समझना चाहता हूं कि क्या करूं। तो कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत भीड़, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर के लोग क्यू लगा के मिल रहे हैं उनसे। मैं भी उस क्यू का हिस्सा, और मैंने जाके धीरे से बोला कि मैं उज्जैन से आया हूं, अपना कार्ड दिया। तो उन्होंने एकदम मेरा हाथ पकड़ लिया कि मैं इधर उधर ना हो जाऊं। He wanted to talk to me, मेरे को ऐसा समझ में आया। तो उनके सामने जो 6 लोग होंगे, 6-7 लोग, उनको उन्होंने फ्री किया, और फिर मेरे से पूछा तुम उज्जैन से आए हो? मेरे को तो एमपी का कोई मिला ही नहीं, इंदौर का भी कोई नहीं मिला। सर मेरे को पता नहीं, मुझे भी नहीं मिला, और मैं तो उज्जैन से हूँ। सो ही फेल्ट सो नाइस। एक तो उनकी शायद महाकाल बाबा के प्रति आदर रहा होगा, और एक उनको दिली ये तसल्ली हुई, ही वांटेड के इंडिया के छोटे छोटे शहरों में उनका मैसेज जाए, और इंडिया के छोटे छोटे शहरों में आईटी के सेटअप लगे।
That was his dream. हम्म, So he could see his dream being fulfilled through me. तो बिल्कुल वो बिल्कुल उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा मेंटर भी किया, गाइड भी किया, हम्म, और हमने एक आईटी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट उज्जैन में चालू कर दी 2001 में। 100% एक्सपोर्ट यूनिट, जी जी। दैट्स कमेंडेबल, अगेन कमेंडेबल। और वो यूनिट अब अच्छी चल रही है। हाँ, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी, 2000, मतलब जितना सोचा उतना तो हाँ, अच्छी नहीं चल रही है, पर ओके। अच्छी चल रही है। पर मेरा कहना है उज्जैन में रह के ये बिजनेस क्या है आपका, ये जो आईटी यूनिट है, बीपीओ है, केपीओ है, क्या है? सो हम एक बीपीओ केपीओ का वर्क करते हैं, नॉन कॉल सेंटर और ओके, नॉन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, बाकी सारे टास्क करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप होती है, मैंने मैकेनिकल वर्कशॉप जैसा उसको लगाने का सोचा कि जहाँ वो कोई भी प्रोसेस ले आए, जैसे ड्राइंग लेके आते हैं और उससे वो एग्जीक्यूट होके आ जाए। ओके, तो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, अराउंड 25 यूरोपियन और अमेरिकन क्लाइंट्स हैं who are quite loyal to us. ओके, क्या बात है। और ये सब उज्जैन में बैठ के पोहा जलेबी खाते खाते लोग कर रहे हैं। शायद पोहा जलेबी की वजह से हुआ या कचौरी की वजह से हुआ, ये तो नहीं, पर इट्स रिमार्केबल कि मेरे कहना है, लोग सोचते हैं कि उज्जैन बहुत ठंडा शहर है, लोग बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, पीपल आर नॉट प्रोफेशनल, ऐसा दिमाग में है। और अगर आप यूरोपी और यूएस के क्लाइंट्स के साथ लगातार काम कर रहे हैं, अब इस बात को कितने साल हो गए? इस बात को अब 17 साल तो हो गए। पर 17 एक मजे साल। की बात मैं ये बता रहा हूँ, मतलब एडवर्सिटीज कैसी आती है। हमको रजिस्टर करना थे, गवर्नमेंट की कुछ इनकम टैक्स एग्जम्पशन की स्कीम थी, वो खत्म होने वाली थी, उससे पहले कंपनी रजिस्टर करना है, फर्स्ट एक्सपोर्ट करना है। बड़े मजे की बात यह है कि उज्जैन में वेयर हाउसिंग स्टेशन का लाइसेंस नहीं था। ओके। एक ब्रिटिश जमाने का कानून है कि 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वेयर हाउसिंग स्टेशन पे ही एस्टेब्लिश की जा सकेगी, क्योंकि उस पर टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज कुछ नहीं होता है। तो इट शुड बी मोटरेबल, समवन शुड बी एबल टू विजिट एंड चेक दैट। तो उसके लिए स्टेशन की परमिशन, क्योंकि कोई जंगल में खोल लेगा, पहाड़ के ऊपर खोल लेगा तो कौन जाएगा। तो ये ब्रिटिश कानून अभी तक चल रहा है। तो उससे पहले आपको 100% ईओयू की परमिशन ही नहीं मिलती थी। तो उसको भाग दौड़ करके दिल्ली, प्रिंसिपल कमिश्नर, इंदौर, उज्जैन, भाग दौड़ के पूरे 15 दिन 2-2 बार इंदौर जाना, दिल्ली हर दूसरे दिन जाना, बहुत सारे पापड़ बेल के, और उस समय चालू कर ली हमने वो इंडस्ट्री। और उज्जैन को लकीली वेयर हाउसिंग स्टेशन का दर्जा भी मिल गया, उस फाइल में लिखा ही हुआ है हमारी कंपनी का नाम। तो उसके कारण और भी बहुत से लोगों के लिए रास्ते खुल गए। हाँ, अब तो वो यस। ओके, नहीं, मैं नहीं खोलता तो कोई और खोलता है, ऐसा कोई कोई खोलता बहुत है, बड़ी लेकिन बात आप नहीं है, पर किसी को तो खोलना था। उसके निमित्त आप बने। जी, उसके निमित्त आप बने। तो ये 100% यूनिट शुरू हो गई। जी। इसके अलावा भी आप अभी दुनिया भर में बहुत सारे काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी जो आपकी दूसरी यूनिट है, वो भी अब आप विदेशी कंपनियों के साथ काफी काम कर रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए। तो अभी इसके बाद फोर्ड से हमको डेमलर का टियर 2 मिला। डेमलर बेंज मर्सिडीज की ब्रांड ओनर कंपनी है, और उसका टियर 2 स्टेटस मिल गया। हमने कैसे उसको मिला? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये क्या, ऑटोमोबाइल या तकरीबन सारी चीजें एक स्मॉल क्लब जैसे रहती है। ओके। तो वंस यू डू गुड फॉर वन कंपनी, अदर्स कम टू नो। ओके। तो इन सब लोगों की एक दूसरे पे बड़ी नजर रहती है कि कौन किससे क्या ले रहा है और कहाँ दे रहा है, और प्राइसिंग वगैरह पे बहुत कड़ी नजर रहती है। तो हम टियर 2 बन गए, और यानी टियर 2 का मतलब ये हुआ उनके लिए जो असेंबली बना के दे रहा है, हम उसको कंपोनेंट्स देंगे। ओके। अब इस बीच में क्या हुआ कि एक बार, हालांकि उनका वेरिफिकेशन, ऑडिट वगैरह सब उनका पूरा होता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में पैसेंजर सेफ्टी इन्वॉल्व रहती है।
तो उसके लिए वो बहुत टफ कंट्रोल रखते हैं इवन टीयर 2 पे हमेशा। तो एक बार वो किसी पार्ट में जो एल्यूमिनियम का था इंपोर्ट होता था, उसमें देयर वर सम इश्यूज। वो परेशान थे, अफसर हमारे यहाँ विजिट कर रहे थे, परेशान थे और बोले यार बड़ा तकलीफ है, ये मटेरियल आ नहीं रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। मेरे कलीग भी थे साथ में, मिस्टर मेहता, तो हम सब लोगों ने, तो मैंने एक प्लेन पेपर लिया और एक स्केच बना दिया। मैंने कहा, पहले तो समझा उनसे कि क्या करता है काम, तो उन्होंने समझाया, तो मैंने कहा ये तो फिर इस तरह के छोटा सा स्केच बनाया और एक स्केच उनको बताया कि आप चाहो तो ऐसा पार्ट मैं बना के दे सकता हूँ आपको, 15-20 दिन में डेवलप कर दूंगा एंड इट में रिप्लेस, और जितना मेरे को समझ में आ रहा है शायद काफी सारी कॉस्ट सेविंग भी होगी। तो उन्होंने सोचा समझा, बोले यार आप सैंपल दे सकते हो क्या? तो ईगरनेस तो थी पूरी टीम में, ये है कि करना ही है, तो हमने उनके सैंपल दे दिए। वो सैंपल उन्होंने जर्मनी भेजे उनके R&D सेंटर में, और 4 महीने तक मर्सिडीज फैसिलिटी में चेक होते रहे। 4 महीने के बाद उन्होंने हमसे ड्राइंग बनवा के और हमारी लोगो वाली ड्राइंग को उन्होंने अप्रूव कर दिया। उस ड्राइंग पे जी, तो उस ड्राइंग पे हमारा भी लोगो है, उनका भी लोगो है, तो एक को ब्रांडेड पार्ट हो गया एक तरह से मर्सिडीज के साथ। जी, बहुत बड़ी बात है। मेरे को तो बहुत मतलब आसान लग रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि इन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बट शायद वही फोकस नहीं होगा, या मेरे ख्याल में कई बार चीजें बहुत ऑब्वियस भी हो सकती है, लेकिन वो देखने वाला होना चाहिए जी, और स्पेशली कई बार कोई मिसिंग लिंक होती है। हाँ, शायद बाकी सब चीजें होती है, लेकिन कोई मिसिंग लिंक होती है, और वो मिसिंग लिंक शायद आपके पास मिली, या शायद आपने कोशिश की, पुश किया अपने आप को कि ये कैसे किया जा सकता है। हाँ, आपकी बात समझ के ऐसा लग रहा है कि कुछ 1-2 टेक्नोलॉजी मेरे को ध्यान में थी जो शायद वेरी सिंपल, कोई नथिंग रॉकेट साइंस, बट वो यूज होके हो गई। उससे फायदा ये मिला कि वी डायरेक्टली बिकेम टियर 1 वेंडर टू देम। ओके, मतलब उन्होंने हमको डायरेक्ट वेंडर दे दिया एंड वी बिकेम डायरेक्ट सप्लायर्स टू देम। ओके, अल्टीमेटली दैट रिलेशनशिप ग्रू एंड वी बिकेम देयर डेवलपमेंट पार्टनर्स। तो समझो जो वेंडर है उसमें से 5-6% को वो डेवलपमेंट पार्टनर स्टेटस दे देते हैं, जिनको 2024 में क्या होने वाला है उस सब में भी इन्वॉल्व करके रखते हैं वो। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब वो जो नए इनोवेशन कर रहे हैं उसमें आप भी उनके साथ हो, आप उनको सजेशन देते हो, वो लोग आपको कुछ बनाने के लिए बोलते हैं तो आप कोशिश करते हो, मतलब प्रोटोटाइपिंग करेक्ट वगैरह वगैरह जो भी चीजें उसमें आप उनके साथ। दिस इज ए ग्रेट थिंग सर, आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं आपका दोस्त हूँ, कॉलेज में आपके साथ रहा हूँ, और हमारे सब दोस्त जो आज सुन रहे हैं इसका। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा हम उज्जैन में रह के करेंगे। देखिए उज्जैन बिजनेस करने के लिए और इस तरह का बिजनेस करने के लिए सबसे आइडियल जगह तो नहीं है, सबसे आदर्श जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप आज एक 100% एक्सपोर्ट यूनिट चला रहे हैं, वहाँ पर नॉलेज प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं जो अपने आप में रिमार्केबल है, और वो भी 100%। और आपने बोला कि दुनिया के कई देशों में आपके क्लाइंट्स हैं, रिमार्केबल। और साथ में ये जो फोर्ड के साथ आपने काम किया, मर्सिडीज के साथ काम किया, और डेवलपमेंट पार्टनर बनना, मैं खुद एक इनोवेशन ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, जी जी, तो मैं समझता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दिस इज रिमार्केबल, मैं आपको सलाम करता हूँ सर। अरे मैं भी आपको करता हूँ क्योंकि आप भी क्रिएटिव। और हम गेसू के तमाम लोग, मतलब हम सबको जो भी सुन रहे हैं गर्व महसूस हो रहा है। मुझे एक चीज और बताइए कि हमने उज्जैन की तारीफ की, बाबा महाकाल के बारे में बोला, कभी उज्जैन में होने के कारण कुछ तकलीफ भी होती है? उज्जैन का माइंडसेट कभी छोड़ना भी पड़ता है? नहीं, उज्जैन का देखिए, आपको, मेरा ऐसा मानना है कि उज्जैन में रहना तो बहुत मस्ती का विषय है और बड़ा आनंद से रहा जा सकता है, तो 90% आप वैसे रह सकते हो।
10% जब जरूरत है कस्टमर सर्विस की या कस्टमर कॉल की या कस्टमर के डेडलाइंस की, तब केवल उतना भर आप उज्जैन का, या इवन टाइम पंक्चुअलिटी की, उतना भर आप उज्जैन का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करके, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है नहीं, तो वो कल्चर है नहीं, तो कोई दोष इस शहर को नहीं है, शहर के लोग बहुत ही अच्छे हैं, जो भी किया है शहर के लोगों ने किया है, बट उनको वो उस तरह से अगर आप फोकस रखो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, और फिर ये लॉयल भी रहते हैं, यहाँ अपनत्व है, आपकी टीम आपसे जुड़ी है, तो बुरे समय में उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा, मैंने उनको कभी नहीं छोड़ा, ये हर जगह नहीं होता है। ये आप जैसा होता है ना, कहानी फिर से आप गर्ल्स हॉस्टल पर लेके आए कि अगर हॉस्टल होगा तो लड़कियां भी आएंगी, उसी तरीके से अगर यहाँ इंडस्ट्रियां आएंगी तो लोग भी और प्रोफेशनल हो जाएंगे, मतलब वो भी बाकी सब लोगों जैसे, या उनको उस माहौल में काम करने को मिलेगा तो वो भी उस तरह से वर्ल्ड क्लास काम करेंगे, जैसा कि आप आज करके दिखा रहे हैं। तो सर, आपकी कहानी से मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था, कोई बहुत बड़े एक एंटरप्रेन्योर है, उनका एक आर्टिकल था, और उस आर्टिकल का टाइटल ये था कि यस इज द आंसर, so tell me what is the question। अच्छा, राइट, ट्रू, आई हर्ड दैट। उत्तर यस है, अब बताओ क्वेश्चन क्या है। एंड आई थिंक उज्जैन में रह के आप उसको फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से आप भी उसी एटीट्यूड के साथ चल रहे हैं कि चैलेंज बड़ा होगा तो भी कोई बात नहीं, हम कर डालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं होगा तो हम नगर पालिका की गाड़ी बुला के काम चला लेंगे, हम फायर ब्रिगेड को बुला के काम चला लेंगे, पर काम होगा। एंड मुझे जो समझ में आ रहा है आपकी पूरी कहानी से, वो ये समझ में आ रहा है कि अगर मन में भरोसा हो कि हमको करना है तो हम कहीं भी हो बड़ा काम कर सकते हैं, और वर्ल्ड क्लास सर्विस, कस्टमर सर्विस भी हम उज्जैन में रह के भी दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये शहर ठंडा शहर है ये कहना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, आप उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे और भी गेस्टवाइट्स हैं जो उज्जैन में रह के बड़ा काम कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं जी, काफी कर रहे हैं, जिनके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो मैं अभी हमारे पार्ट्स फूसो जापान को भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फूसो अगेन मर्सिडीज ने टेक ओवर कर लिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑटोमोबाइल के पार्ट जापान को दे पाएंगे उज्जैन से, तो चूंकि आप जुड़े हुए हैं तो आपको ये ऐसा हो रहा है। बहुत बहुत अच्छा। पर इस पूरे जर्नी में हमारे गेसू के एलुमनी ने रियली बहुत हेल्प किया, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी। हाँ, जैसे आपने श्याम मनोहर गुप्ता का एक नाम दिया, नाडकर्णी जी का नाम दिया, और भी अगर कोई लोग हैं जिनके बारे में आप बोलना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैं इस पीरियड में मानता हूँ अजय पथिक को, उसने 2003 में मेरे को जोड़ा। वो मैं जब प्रेसिडेंट था तो वो मेरा तबीयत हालचाल पूछने घर आया पूरी बैच को लेके, तो इतना बड़ा वो मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि लोगों को जोड़ने वाला तत्व उसमें मौजूद है। उसने मेरे को फिर अप्रोच किया और मेरे को वापस बोला कि अब आप कॉलेज से भटक गए हो, वापस कॉलेज में जुड़ जाओ। तो जोड़ा, उसने काफी लोगों को जोड़ा, मतलब उसको हैट्स ऑफ टू हिम। उसने बहुत लोगों को जोड़ा। उसके साथ आप लोग हैं, संजय खेमेसरा हैं, लोकेंद्र पवार हैं, मनीष भटनागर है, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से जोड़ा और सब लोगों ने, इन्होंने भी एज अ टीम काम किया। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि आपकी जर्नी में गेसू के तमाम लोग जुड़े होंगे, और कहीं ना कहीं हर एक का नाम लेना शायद आज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे जूनियर्स ने, बहुत सारे सीनियर्स ने आपके साथ काम किया है, और आप आज भी सबके साथ जुड़े हुए हैं, वो बड़ी बात है। क्योंकि आप उज्जैन में भी हैं तो एक धुरी है जिसके आसपास बहुत सारे लोग कॉलेज के साथ भी जुड़ने में आपके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कॉलेज से भटक गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आप कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रहे हैं जी, और कॉलेज जाते हैं, काम करते हैं प्रोफेसर्स के साथ, खबर मुझे मिलती है। और तो गेसू संवाद में हमारा एक विजन है कि उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप पर बड़ा काम किया जाए,
इसमें प्रोफेसर शुक्ला के साथ इंक्यूबेशन सेंटर कैसे बनाया जाए, इस पे भी चर्चा चल रही है। मेरा ख्याल है भास्कर लक्षकार ने भी अपना अच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि यहाँ पर हम कुछ करें तो कैसा रहे। वेरी नाइस। और आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको सचमुच में एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है वो सिखा सकते हैं, वो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं करते भी रहता हूँ और संजय खेमेसरा और हम लोग करते रहते हैं, और बिल्कुल जहाँ आप बताएंगे करना तो बड़ा खुशी का विषय रहेगा, और कॉलेज के काम आना तो हमेशा गर्व का विषय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप उज्जैन में ही हैं तो एक तरह से एक जिसको बोलते हैं ना एक पावर सेंटर उज्जैन में है पूरे गेसू के लिए। मतलब मेरा ख्याल है 1966 के हमारे जो गेसुआइट्स हैं वो भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं। आज एसके राठौर सर भी हमारे साथ हैं इस सेशन में, जी। और उन्होंने आपके बारे में कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो आपसे बात करते समय का पता ही नहीं चला। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, समय का पता नहीं चलता, क्योंकि आप बात इतनी इंटरेस्टिंग कर रहे हैं ना सर कि वो पता नहीं चलता। तो अब मैं सब दोस्तों से कहना चाहूंगा कि बिल्कुल वक्त की एक मर्यादा होती है जिसको वो जरूर पालन करेंगे। और दोस्तों, तो आज अतुल सर के साथ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, कुछ कॉलेज के पुराने दिन याद आए, साथ में किस तरह वर्ल्ड क्लास काम उज्जैन में रह के वो कर रहे हैं हमको पता चला। अब अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं इस बातचीत के बारे में, संवाद के बारे में, अतुल सर के बारे में, तो जरूर अपने कमेंट्स लिखिए अगले 2 मिनट में, ताकि ये डॉक्यूमेंटेशन हमेशा हमारे साथ रहे। मैं देख रहा हूँ एक आधी क्वेश्चन भी आ गया है कि आपको कुछ पुनीत जी दिख रहा है क्या, तो 2-3 मिनट उसको ले लें। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आएगा जरूर ले लेंगे। आपके बैचमेट्स भी हैं जो कह रहे हैं कि फॉर्चुनेट टू बी विद यू। अतुल जैन सर का संपर्क अभी टूट गया है। मुझे लगता है कि ये कोई है जो खेल कर रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, और अतुल जैन सर फिर से जुड़ेंगे तो हम उनको फिर विदा देंगे। पर तब तक आप अपनी बातें, अपने दिल की बात हमें बताते रहिए। यहाँ पर हमारे साथ अतुल जैन जुड़े हुए हैं नागपुर से। ये देखता हूँ कि अतुल जैन सर ही है क्या, क्योंकि ओके आप नागपुर से दिख रहे थे मुझे। अच्छा, नागपुर। अब आप दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स है सर, और मेरा ख्याल है सब लोगों को सेशन बहुत इंस्पायरिंग लगा है। और मैं ये जो चैट है ये भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो यस यस कहने की प्रवृत्ति है चैलेंजेस को, वो बहुत बड़ी चीज है, और आपका दिमाग बहुत क्रिएटिव तरीके से चलता है। तो जो चीज आपको बहुत सरल लगती है, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के लिए इतनी सरल होगी। तो अब अगर आप आखिर में कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं गेसू कम्युनिटी को। नहीं, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और गेसू संवाद बहुत अच्छा एक मॉडल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा। और एंटरप्रेन्योर बनना आसान है, लोग सोच सकते हैं, और अवसर का इंतजार किए बिना अपना अवसर खुद बनाना चाहिए। जो आपने अपनी परिवार से सीखा कि कभी अवसर का इंतजार मत करो, अवसर खुद बनाओ। और मुझे लगता है कि ये आपके केस में बहुत कुछ सही है। जिस तरह से आपने आईटी इंडस्ट्री में आप गए, जब सब तरफ से घिर गए थे, हो नहीं रहा था, तब आपने आईटी का नया ट्रेंड देखा और आप आईटी में गए। तो आई थिंक आप एक जीता जागता नमूना हो, और हम आपसे बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। बार बार ये सेशन आपके साथ करना चाहेंगे। तो मैं यही कहूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि सेशन यहाँ खत्म करते हैं। मैं कहूँगा, जैसा हमेशा कहता हूँ, कि यहाँ पे विराम लेते हैं। आपकी इजाजत हो तो ये विराम लिया जाए।
बिल्कुल फिर मिलेंगे आपके साथ। बिल्कुल। गुड नाइट, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए और हम एक से एक गेस्ट, हमारे अपने लोग आपके साथ जोड़ते रहेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।